बांग्लादेश में भड़की हिंसा क्या वाकई किसी के मौत पर नाराजगी है? अगर ऐसा है तो मीडिया और प्रेस निशाने पर क्यों है? अगर ऐसा है तो किसी हिंदू को क्यों मारा गया? अगर ऐसा है तो भारत मिशन क्यों प्रदर्शनकारियों के टारगेट में है? ये सवाल बता रहे हैं कि इस हिंसा के पीछे कोई है जो नहीं चाहता कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर हो, जो नहीं चाहता कि बांग्लादेश में चुनाव हो, जो नहीं चाहता कि बांग्लादेश में शांति हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर वो कौन है? क्या वो मोहम्मद यूनुस है या कोई और है जो पर्दे के पीछे से पूरा खेल खेल रहा? शक के दायरे में तो चीन और पाकिस्तान भी हैं, क्योंकि बांग्लादेश एक तरफ चीन की गोद में बैठा है तो दूसरी तरफ आतंकवाद के सरपरस्त पाकिस्तान का हमदर्द भी बना हुआ है। क्या इस पूरी हिंसा के पीछे ये दोनों देश हैं? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। बांग्लादेश की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर हालात किस कदर बेकाबू हो चुके हैं। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मरने और मारने पर उतारू हैं। गुरुवार देर रात से ही ढाका से लेकर दूसरे शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्तियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। ढाका की सड़कों पर प्रदर्शनकारी लाखों की संख्या में उतर चुके हैं। प्रदर्शनकारी अपने युवा नेता उस्मान हादी की मौत से आक्रोशित हैं। युवा नेता हादी की हत्या को लेकर बांग्लादेश के कई शहरों में तोड़फोड़ के साथ आगजनी की जा रही है। दंगाइयों ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर को दोबारा आग के हवाले कर दिया। कई मीडिया आउटलेट्स को भी टारगेट किया गया। वहीं इस हिंसा के बीच कट्टरपंथी हिंदुओं को भी टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश के चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर भी हिंसा देखने को मिली। यहाँ कम से कम 4 लोग घायल हुए, जिसमें 2 पुलिस वाले। यहाँ बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती करनी पड़ी है। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच इश्तिंदा के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर बांग्लादेश उस्मान हादी की मौत पर उबल रहा है और फिर से बांग्लादेश जल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बांग्लादेश उबल रहा है, आग में जल रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए एक पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर अंशु जोशी है, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। तो वहीं हमारे साथ देखिए मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजन कोचर भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशु जोशी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जो बात हम कह रहे हैं कि यह हिंसा सिर्फ उस्मान हादी की मौत के पीछे नहीं है, कहीं ना कहीं कोई है जो चाहता है कि बांग्लादेश में चुनाव नहीं हो। क्या कोई है ऐसा? क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे क्या हो सकता है? बिल्कुल अनूप जी, आपने बिल्कुल सही बिंदु से इस चर्चा की शुरुआत की है। यदि इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो समझ में आता है कि जब किसी देश में जनतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है और जब कट्टरपंथी शक्तियां हावी हो जाती हैं, तो कैसे एक बारूद का ढेर तैयार होता है। और मोहम्मद यूनुस ने वही बारूद का ढेर तैयार किया, उस पर बैठे हुए हैं। इसमें उनको जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी शक्तियों का समर्थन प्राप्त है और साथ साथ पाकिस्तान की आईएसआई और सेना तो इसमें इन्वॉल्व ही है। सो मच सो कि वो एक ग्रेटर पाकिस्तान का नक्शा जो है वो पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल को सौंप रहे हैं। उनकी मंशा वहीं से समझ में आ जाती है कि किस तरह से अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए उन्होंने भारत को टारगेट कर लिया और इससे एक तीर से वो 2-3 निशाने लगा रहे हैं। तो लेकिन ये भूल रहे हैं कि एक समय था जब पाकिस्तान की सेना ने किस तरह से बांग्लादेश की बहन बेटियों का हाल किया था, वो ये भूल बिल्कुल। रहे हैं। तो जो वर्तमान परिस्थिति है अनूप जी, इसमें हादी की जो मृत्यु के लिए जिम्मेदार है वो बांग्लादेशियों को यूनुस से जवाब मांगना चाहिए कि ये क्या है, किस प्रकार की स्थिति। क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था जो आरक्षण को लेकर मुद्दा शुरू हुआ था, जी। उसको इन्होंने राजनीतिक रंग दिए, उसमें फिर हिंसा भड़काई। शेख हसीना के साथ क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। और दरअसल इसके बाद कट्टरपंथी शक्तियां यहां पर काबिज हो गई, लोकतंत्र यहां समाप्त हो गया। अब यूनुस जो है, आगे इलेक्शंस आने वाले हैं और यहां बहुत बुरी तरह से बांग्लादेश की आर्थिक स्थितियां हैं। तो यूनुस चाह रहे हैं कि भाई या तो उनकी शक्ति बनी रहे, तो या तो इलेक्शंस ना हो या वो इलेक्शंस में जीते, उनका क्लाउट बना रहे। इसीलिए अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अब ये तमाम जो स्थितियां हम देख रहे हैं, बांग्लादेश जो है वो हम जलता हुआ देख रहे हैं। चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन डॉक्टर राजन, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या इंटरनेशनल इफेक्ट है इसके पीछे? एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना है जो बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे दे रहा है। कहीं से ऐसा लग रहा है कि एक पाकिस्तान कनेक्शन तो अंशु जी ने बता दिया, चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसमें। देखिए रूप जी,
एक देश में जब फॉल्ट लाइंस पैदा होती हैं जी। और उस फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए बाहर की ताकतें आती हैं। और इसमें अगर पाकिस्तान देखिए, हमने जनवरी का मैं आपको बताता हूँ, जी। 2025 में डीजीआईएसआई जल मलिक अपनी एक हाई पावर टीम बांग्लादेश लेके आए थे। और वहाँ पे खास तौर पे जो डिस्कशंस हुए थे, बिकॉज ये जो आईएसआई के जो सेफ हाउसेज हैं, ये एक टाइम पे बांग्लादेश में होते थे। जब शेख हसीना वहाँ पे थी तो इन सबको डिसमेंटल किया गया था और इनको ख़त्म किया गया था। तो अभी उसको रिवाइव करने की कोशिश है। दूसरा, अगर आपने देखा कि जमात इस्लामी की कुछ जो एक पावर सेंटर की तरीके से वो बांग्लादेश में अभी ऑपरेट कर रहा है। शेख हसीना ने उसको कभी भी ऑपरेट नहीं करने दिया, बल्कि उनके सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया था और उसको एक बैंड पार्टी कर दी थी, उसको बैन कर दिया था। अब पहला काम उसको मोहम्मद यूनुस ये करता है कि जो भी जमात इस्लामी है उनका बैन इसको ख़त्म करता है और जितने भी लोग जेल में थे उनको बाहर निकालता है। तो आप एक इंटेंशन इसको समझ गए। मोहम्मद यूनुस को कौन उस तख्ते पे लेके आया है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, उसका नाम आप नहीं ले रहे, आप चाइना और पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। जो आदमी इसके पीछे है, जो ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है, जो आपका आज रिजाइम चेंज किसने करवाया, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। और खास तौर पे जो अभी जो स्थिति है यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में, सेंट मार्टिन आइलैंड का भी मैं जिक्र यहाँ पे करना चाहूंगा, जिसका इसको जिक्र एक्चुअली नहीं हो रहा है, बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट था। बिकॉज अगर आप शेख हसीना की स्टेटमेंट भी देखें तो एक व्हाइट मैन का जिक्र हुआ था, सेंट मार्टिन आइलैंड का जिक्र हुआ था। मेजर, क्या क्या आप कह रहे हैं कि साइलेंट है कोई जिनका नाम नहीं आ रहा है, जैसे आपने यूएस का नाम लिया, साइलेंट रहकर पीछे से खेल खेला जा रहा है? बिल्कुल अनूप जी, ये एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी है भारत को बैकफुट पे करने के लिए। देखिए, मैं आपको, बिकॉज मैं इस फौज में रहा हूं, इसलिए मैं आपको एक्चुअली कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद गूगल करने से भी किसी को इसको मिलेगी नहीं। प्लीज बताएं। इसको पहली चीज है कि आपके पास एक 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है और आपके 5 स्टेट इस बॉर्डर में, एक स्टेट है उसमें वेस्ट बंगाल जी। अब वेस्ट बंगाल आपका एक जिस तरीके से सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप होने चाहिए वो है नहीं। और इसको वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर पे आता है, काफी आपकी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, बांग्लादेशी आ रहे हैं भारत में। और जो मैं आपको एक सिंपल आंकड़ा देता हूँ, 20 मिलियन से ज्यादा आज बांग्लादेशी भारत में है। तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क है, बिकॉज कल अगर आप बांग्लादेश के स्क्रू टाइट करते हैं, देखिए आपका 90% बॉर्डर बांग्लादेश का भारत से लगा हुआ है। और जो आपको वाटर, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, 54 रिवर्स हैं जो भारत से बांग्लादेश में फ्लो करती है और बांग्लादेश एक लोअर रिपेरेंट स्टेट है। देखिए, अगर भारत चाहे, अगर भारत के इसको मन में आ गया कि भाई हमने इसको सॉर्ट आउट करना है, कोई टाइम नहीं लगेगा मुझे, इसको लड़ाई भी करने की जरूरत नहीं है, 1971 को भी दोहराने की जरूरत नहीं है। आप बांग्लादेश को उसकी अपने औकात दिखा सकते हैं, बट भारत ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज भारत विश्वास करता है एक शांति में कि एक डिप्लोमेसी की तरह। अब आपने उसके एम्बेसडर को 2 बार बुला लिया, 2 बार, एक बार तो आपने उसको डिमार्च दिया, उसको आपने एक एडवाइजरी दी कि अपनी गवर्नमेंट को बताओ बिहेव करेंगे, फिर आज दोबारा से बुलाया। ये इसका इफेक्ट बांग्लादेश पे क्या पड़ रहा है? और अगर आप वेट कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए, और अगर इलेक्शंस होते हैं, इसको पहले तो जो मेरा कुर्सी का खतरा तो है राजन साहब, मैं समझ पा रहा हूं, कहीं ना कहीं यूनुस साहब को कुर्सी का खतरा है कि अगर इलेक्शन हुए तो उनको हटना पड़ेगा। जो अभी सुप्रीम सरकार बने हुए हैं और शायद बांग्लादेश में कोई और सरकार राज करेगी, क्या फिर कोई पार्टी राज करेगी, ये खतरा भी है। और कहीं ना कहीं शेख हसीना जो अपदस्थ हैं, उनके विरोधी को मरवा दिया गया, मार दिया गया, जो भी है, एक टारगेट करने की कोशिश की जा रही कि भाई उनके लोग हो सकते हैं। एक प्लानिंग है, पूरी स्ट्रेटेजी है ये।
बिल्कुल एब्सोल्युटली अनूप जी, आई टोटली एग्री विद यू। मोहम्मद यूनुस, ये जितने भी अटैक्स आज बांग्लादेश में हो रहे हैं, इट इज विद द पैट्रनेज ऑफ मोहम्मद यूनुस। आई टोटली एग्री। जब आपने अपने प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। बिकॉज अगर हमारी जो रॉ एजेंसीज भी इसको मॉनिटर करें, उनको भी संज्ञान है इस चीज का। देखिए, एक देश में इस टाइप का प्रोटेस्ट, जब आपके पास फौज है, आपका जनरल, आपका वकरुज्जमान, वहां पे इतनी फौज है बांग्लादेश की, उसकी पुलिस फोर्सेस है, वो वहां पे कर्फ्यू नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। आपका सेक्शन इसीलिए 144 तो भी मैं लागू कह हो रहा हूं सकता कि था। बहुत सारी चीजें हैं जो बता तो रही है कि भाई ये बहुत सारी इंटेंशनली चीजें हो रहा है। अंशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो बात मैं कह रहा हूं, आप भी वही बात कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कहीं इलेक्शन को डिले किया जाए, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा था कि अगर हालात सही हो तब इलेक्शन हो, अगर हालात ही नहीं सही हो तो इलेक्शन कहां से होंगे। एक मंशा है और टारगेट हिंदू है वहां पे। देखिए, हिंदू को मार दिया गया। ये वही यूनुस है जो कभी कभी भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन ये कैसे भूल जाता है बांग्लादेश कि आज बांग्लादेश का वजूद है तो सिर्फ सिर्फ भारत की वजह से। अगर हम लड़ाई नहीं लड़ते तो आज उसका वजूद नहीं होता। बिल्कुल, जिस तरह का अत्याचार बांग्लादेशियों ने सहा है उस समय, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी जो सियासतदान थे, जिस तरह से उन्होंने उपेक्षा की बांग्लादेश की, और यही कारण है कि भारत और भारतीय सेना को जितना भी बांग्लादेश धन्यवाद दे, मैं भारतीय हूँ इसलिए इस बात को नहीं कह रही हूँ। हम लोग जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते पढ़ाते हैं तब भी समझ में आता है कि भारत की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, या एक इंटीग्रल की रोल रहा है बांग्लादेश बनवाने में। और आज बंगबंधु को, उनकी बेटी को जिस तरह से उनकी स्थिति की गई है, और जिस तरह से हिंसा में जल रहा है बांग्लादेश, जिस तरह से वहां डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, कट्टरपंथी शक्तियां काबिज हो गई हैं। भाई, आप उस्मान हादी को देखिए, कौन था वो जो छात्र नेता था, तो वो कट्टरपंथी छात्र नेता था। वो इनकलाब मंच का संस्थापक था, और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर के उसने बहुत उल्टे सीधे बयान दिए हुए हैं। बिल्कुल। भारत को लेकर के उसने बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं, और यूनुस उन्हीं बयानों को रेजोनेट करते हुए नजर आते हैं। यूनुस के हवाले से भी हमने भारत के पूर्वोत्तर को लेकर के कंडेमेबल बयान, स्टेटमेंट सुने हैं, देखे हैं। तो ये पूरा मुझे एक कॉन्स्पिरेसी नजर आती है कि किसी और के सिर पर ठीकरा फोड़ दो, इलेक्शन होने मत दो, इलेक्शंस डिले कर दो, ताकि शक्ति अपने हाथ में बनी रहे, कंसोलिडेटेड रहे। क्योंकि देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश की स्थिति हुई है, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री की बांग्लादेश की जो हालत है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, जीडीपी बहुत कम है इस वक्त बांग्लादेश का, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रखी है। एक आम बांग्लादेशी अपनी डे टू डे लाइफ में क्या फेस कर रहा होगा, ये वही जानता होगा। बिल्कुल। तो ऐसे में धर्म की ओर मोड़कर चीजों को यूनुस जो है अपने लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं, और अपनी विफलताओं का ठीकरा जो है वो कहीं और फोड़ना चाह रहे हैं। और इसमें फिर पाकिस्तान पूरा पूरा साथ दे रहा है, क्योंकि इसमें फिर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करना बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का एक उद्देश्य है। तो ऑल इन ऑल आपको ये पूरी स्टोरी कनेक्टेड नजर आती है। आप यदि अलग अलग एंगल्स से देखें, एंड व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स, तो अनूप आपके हाथ में पूरी स्टोरी आ जाती है कि ये क्यों हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए डॉक्टर राजन, मैंने तो 3 बीघा भी देखा है। हमने 3 बीघा भी दिया उनको कि भैया आप इस इलाके से उस इलाके में ज्यादा, उस 3 बीघे को बंद कर दे तो बांग्लादेश का एक हिस्सा कट जाएगा वहां से। लेकिन हम दे रहे हैं, उस सुविधा भी दे रहे हैं आपको, तमाम चीजें भी दे रहे हैं। आप ज्यादातर मेडिकल इलाज के लिए भारत पर निर्भर हैं, वहां से सस्ते में आते हैं, आप मेडिकल इलाज करा के भारत से जाते हैं, और भारत को आंख दिखा रहे हैं। बहुत हैरानी वाली बात है। देखिए अनूप जी, 2011 में हमने इनके साथ 3 बीघा किया, एंड वी गिव इट टू देम बिकॉज शेख हसीना ने इसको रिक्वेस्ट किया था भारत को। फिर हमने 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी की इनके साथ, और इसको फरक्का बरात से, देखिए हम इनको इसको बताते भी नहीं है कि कितना इनको पानी चाहिए ले लो। पाकिस्तान की इंडस वाटर ट्रीटी की तरह नहीं है कि इसको मेगा क्यूसेक इसको मिलियन अपने क्यूसेक इतना जो एक हमने कोटा रखा हुआ है। हमने बांग्लादेश के लिए कोटा रखा ही नहीं कभी भी। और आपका जो तीस्ता वाटर आपकी जो ट्रीटी है, वो ट्रीटी आज तक नहीं है। फिर भी हमने तीस्ता रिवर से बांग्लादेश का पानी नहीं रोका है। और ऊपर से आपका गोदा थर्मल प्लांट जो आपका झारखंड में है, जो अदानी का है जी, वो आपका जो 11,933
मिलियन यूनिट्स पावर बांग्लादेश को हर एक साल देता है। आपका रिलायंस का प्लांट है जो बांग्लादेश को देता है, त्रिपुरा से एक प्लांट है। देखिए आज बांग्लादेश अगर अपना पानी और इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज जीने के लिए और आपकी इकोनॉमी के लिए आपका पानी और इलेक्ट्रिसिटी बहुत उसको मेन चीज है। चाइना नहीं दे सकता आके यहाँ पे, बिकॉज एक जो स्ट्रेटेजिक आपकी जो लोकेशन है वो, ये जो लोग जो है ना आज सड़क पे, ये समझ नहीं रहे कल अगर भारत खुदा ना खास्ता इनका पानी और इनकी बिजली बंद कर दे तो बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। They don't understand this। तो आई थिंक इसको भारत की तो इसको दरियादिली है कि वो ये सारे मुद्दे एक्चुअली हम रेस कर रहे हैं आपके चैनल पे, हमारी गवर्नमेंट नहीं रेस करती है, बिकॉज गवर्नमेंट जानती है कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से इनको बताया जाए और इनको प्यार से बताया जाए। अगर ये प्यार की भाषा नहीं समझेगी, देखिए आने वाला वक्त इसको बताएगा, बिकॉज नेक्स्ट इलेक्शंस मुझे नहीं लगते होने वाले बांग्लादेश में। हालात तो ऐसे नहीं है कि हो पाए, जो हालात ऐसे हैं। और मैं राजन जी, मैं खुद 3 बीघा गया हूं, तीस्ता नदी भी गया हूं, मैंने अपने जो बीएसएफ को लोग उनके साथ वहां पेट्रोलिंग भी किए, साथ में उनके साथ देखा मैंने पूरा इलाका, कितनी छूट दी है भारत ने, मैंने देखा अपनी आंखों से। तो बांग्लादेश में हुई हिंसा, आगजनी और प्रदर्शन के बाद भारत में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए हमारे सहयोगी अतुल यादव की एक रिपोर्ट। बांग्लादेश में इंकिलाब मंच के प्रवक्ता और हसीना सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले नेता हादी की सिंगापुर में मौत हो जाने के बाद बांग्लादेश में हालात बदतर हो चले हैं। आज सुबह प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन करते हुए वहां जो उग्र भीड़ है उसने काफ़ी तोड़फोड़ की और वहां के 5 मीडिया हाउसेस को आग के हवाले कर दिया। इसको लेकर अब नई दिल्ली में स्थित बांग्लादेश जो उच्चायोग है, जो दूतावास है, उसकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी हालात से निपटने के लिए आप तस्वीरों में देख लीजिए, सेना और दिल्ली पुलिस के जवान लगातार मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। बांग्लादेश के हालात पर नई दिल्ली अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। जो हालात वहाँ बने हुए हैं वो पहले से तो ख़राब थे ही, अब हादी की मौत हो जाने के बाद में हालात और ख़राब हो चले हैं। यूनुस सरकार ने 1 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि वो मामले की उच्च स्तरीय जांच करा के मामले की तह तक जाएंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ अतुल यादव, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो देखिए अतुल हमारे से कोई रिपोर्ट दे रहे थे और बता रहे थे कि देखिए बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद इसका इम्पैक्ट भारत में भी पड़ा है। बांग्लादेशी दूतावास के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम लगभग तमाम जो हमारे मेहमान उनसे सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ है। अंशु जी, आपने देखा कि यूनुस सरकार, जो मोहम्मद यूनुस जो है, वो हादी की मौत के बाद जनता को संबोधित करते हैं, लेकिन मौत इसके बाद जब हिंदू की मौत होती है, एक हिंदू को मारा गया वहां, जब प्रेस पर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, खामोश किए हुए, क्या खामोशी कुछ बयां कर रही है उनकी? बिल्कुल, उनकी खामोशी से ही हम सारी जो ये पूरी स्थितियां हैं इनको समझ पा रहे हैं। वी आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। अनूप, एक चीज समझें, मोहम्मद यूनुस को इस रोल के लिए क्यों चुना गया, उनको अंतरिम सरकार का हेड क्यों बनाया गया? तो आप ये समझें कि अवामी लीग के अगेंस्ट जिस तरह से उनका एक रोल रहा है, हम उनको एक नोबेल लॉरेट के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन पे बहुत सारे करप्शन के, लेबर लॉ को वायलेट करने के, टैक्स फ्लंक करने के चार्जेस लगे हुए थे। और इसके अलावा वे ये जानते थे कि जो जितनी भी विरोधी शक्तियां थी वो ये जानती थी कि यूनुस के नाम का विरोध उनकी एक सॉफ्ट छवि के कारण कोई करेगा नहीं, लेकिन ये समझना मुश्किल रहा कि वो अवामी लीग के कितने बड़े जो हैं विरोधी थे और उसके कारण रहे, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगी। अब अभी जो वर्तमान स्थितियां हैं, हादी की मौत के बाद उनको किसी के तो सर पर ठीकरा फोड़ना है। उनके ऊपर आंतरिक शक्तियों का, जो कट्टरपंथी शक्तियां हैं, उनका दबाव है, जिससे जुड़े हुए तमाम ये छात्र संगठन के छात्र नेता रहे हैं। उनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है, उनके ऊपर पाकिस्तान का प्रेशर है, हो सकता है उन पर चीन का प्रेशर हो। और इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरह की आर्थिक अभी उनके सामने चुनौतियां हैं, और फिर एक ये भी टेंशन कि अगर इलेक्शन होते हैं तो आगे क्या होगा। तो इलेक्शंस को कहीं ना कहीं या तो आगे
बढ़ाने का या ना होने देने का भी दबाव है, या फिर ये भी कि यदि इलेक्शन हो तो फिर उनकी जीत हो या उनकी गद्दी ना जाए, जिसकी की संभावनाएं बहुत क्षीण हैं। तो बिल्कुल। यहाँ पर फिर उनको एक इजी वे आउट लगता है कि भारत पर ठीकरा फोड़ दिया जाए, पाकिस्तान के साथ हाथ मिला दिया जाए, लोगों की जो धार्मिक संवेदनाएं हैं उनको चरम पर पहुंचा दिया जाए, और ये पूरा जो एक इशू है उसको वो एक अलग एंगल की ओर ले गए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही अंशु जोशी आपने। मैं मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजन के पास आऊंगा। डॉक्टर राजन, आपको क्या लगता है कि जो बात डॉक्टर अंशु जोशी ने कही है, अंशु जोशी ने कहा कि एक सॉफ्ट छवि जो मोहम्मद यूनुस की थी इसलिए विरोध नहीं हुआ उस दौरान, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही यूनुस जो हैं उनका अलग चेहरा निकलकर सामने आएगा। अभी सॉफ्ट जो दिख रहे थे उस समय, आज बांग्लादेश को इस जगह पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार भी वही हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज सड़कों पर लोग हैं, लाखों लोग हैं, विद्रोही जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम लोग जो वहां पर हंगामा काट रहे हैं, क्या वहां की सेना पुलिस नहीं रोक सकती इनको, या फिर जानबूझकर इनको रोका नहीं जा रहा है? आप अनम्यूट कर लें राजन जी, आवाज नहीं आ रहा, अनम्यूट कर लें ओके जी। ये पूरी स्ट्रेटजी आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, मोहम्मद यूनुस इज ओनली जैसे बोलते हैं ना, मोरा है। पपेट। हाँ, जो उसको वहां पे रखा गया है, हम्म। और दे आर फोर्सेस विच आर मेकिंग हिम डू द एक्शन। अब खास तौर पे मैं अब बांग्लादेश की फौज की बात करूंगा यहाँ पे, और जनरल वकारुज्जमान की बात करूंगा। देखिए, जब वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में भी रह चुके हैं, वो शेख हसीना के साथ उनका एक रिलेशन भी रहा हुआ है, तो जब अगर उनकी बात करूंगा मैं, तो जब ये अपराइजिंग हुई थी तो उस टाइम पे आर्मी चीफ ने शेख हसीना का साथ नहीं दिया। हम्म। आर्मी चीफ ने उनको एक अपनी लॉयल्टी का एक प्रदर्शन देने के लिए उनको बोला कि आप इस हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए और चले जाइए। और भारत को खाली 40 मिनट का नोटिस मिला था कि भाई, आप आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट शेख हसीना, आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। और भारत को एक डिसीजन लेना पड़ा उस टाइम पे। और जिस तरीके के रिलेशन थे भारत के साथ, इस गवर्नमेंट के साथ, और शेख हसीना ने बहुत अच्छा एक सपोर्टिंग रोल भारत के लिए दिया। जितने भी टेररिस्ट कैंप थे बांग्लादेश में खत्म किए, जो भी भारत चाहता था एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश ने किया। तो भारत आभारी था, और इसीलिए भारत ने शेख हसीना को अपने इसको यहाँ पे शरण दी। अब अगर यही आर्मी चीफ आज भी है, देखिए, आपको मैं एक चीज बहुत क्लियर अपना बताना चाहता हूं। आप इस आर्मी चीफ को, ये पूरी स्ट्रेटजी में आप इसको अलग मत कीजिए। आप अपना फोकस मोहम्मद यूनुस की तरफ मत ले जाइए, आप फोकस आर्मी चीफ की तरफ लाइए। बिकॉज ये आर्मी चीफ अमेरिकन पावर से डिक्टेटेड है। उस टाइम भी ये अमेरिकन अपने जो आका थे उनसे ऑर्डर्स ले रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। आज भी वो ऑर्डर्स ले रहा है, और जिस तरीके से ये बांग्लादेश को ढकेल रहा है एक सिचुएशन में। और आज अगर आर्मी चीफ चाहे, देखिए, अगर आप बांग्लादेश की हिस्ट्री में भी चले जाइए, आर्मी की बिल्कुल, तरफ से आपने बिल्कुल अलग एंगल दे दिया है डॉक्टर राजन कोचर, आपने बिल्कुल अलग एंगल दिया और उस आर्मी चीफ की बात कर दी जो इससे पहले भी ऐसे मामलों में इन्वॉल्व था। बहुत बहुत शुक्रिया इस मुझसे चर्चा के लिए, इस डिबेट में बातचीत करने के लिए। लेकिन अब सोचना होगा, जो चेहरा लेकर मोहम्मद यूनुस जो है वो आए थे अंतरिम सरकार में, सलाहकार बने, लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है। भारत को आंख दिखाने की कोशिश, और ये जो दंगा हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, इसके पीछे पूरी स्ट्रैटेजी है कि चुनाव ना हो, और इसके पीछे कोई और है, इंटरनेशनल कनेक्शन भी। अब लेकिन चेहरा साफ हो गया है, धीरे धीरे तस्वीर भी साफ हो जाएगी पूरी तरीके से। देखते रहिए आप भारत एक्सप्रेस।